तो एक सैनिक का जो जज्बा है ना, या सैनिक का जो एक एंथुजियाज्म है, वो यही है कि वो एक दिन देश के लिए लड़े। प्रॉपर गियर हमारे पास थे ही नहीं, हेलमेट मेरे पास था नहीं। अच्छा। बुलेट प्रूफ जो पहनी थी वो किसी काम की नहीं थी, एक एक की गोली रोक नहीं सकती थी, कम्युनिकेशन सेट था ही नहीं। तो ये हाल जो रहते हैं ये ज्यादातर इन्फेंट्री के देखते हैं। तो वो जो गोली चली, गोली सीधा कान को फाड़ते हुए निकल के आपके कान, ये जो दिख रहा है ये पूरे कान को पूरा फाड़ के निकल गई। तो यानी कि समझ लीजिए कि पूरा देश आपके कंधों पर है, पूरा सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। 185 लोगों को बचाना, क्या करना है आपकी जिम्मेदारी। तो आप खुद बलिदान होकर उनकी रक्षा करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप। तो फिर मैंने जानते हुए कि अब ग्रेनेड निकाला, फिर उसके बाद फेंक दिया उनके ऊपर। उस रूम में एक ही एंट्री था और दरवाजा और एक ही एग्जिट था, ये बताया गया। अच्छा, ये सबसे बड़ी गलती थी उसमें ताज के स्टाफ की। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अब तो बच नहीं सकते हैं, अब तो चांसेस खत्म हो गए। फिर मैंने बाहर खड़े होकर मैंने गोलियां चलाई। आपने क्या किया है, क्या झेला है, आपने कितने लोगों को बचाया है, ये कोई नहीं देखने के लिए तैयार है। आप शहीद हुए या नहीं हुए। अगर शहीद हो जाते हैं तो माइक वाले कैमरा लेकर आपके घर तक जाएंगे और पूछेंगे बाप से, आपकी माँ से, आपकी पत्नी से कि कैसा लग रहा है, आपकी कहानी, आपके जज्बे की कहानी है। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी हैं। आज मैं बहुत सारे पत्रकारों को देखता हूँ, वो कहते हैं कि भाई शहीद के घर जाना तीर्थ के बराबर है। मेरे तो आज तक कोई घर नहीं गया, क्योंकि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। मारने के पैसे नहीं बताता कोई, मरने के लिए तुम सैनिक तो बनते ही इसलिए है कि गोली खाओ। ये बहुत लोगों से मैंने सुना। तो जैसे कोरोना हुआ, कितने लोगों ने क्या दिया बताइए मुझे। मैंने अपने मेडल ऑक्शन किए, 2 लाख रुपए पीएम केयर में मैंने डोनेट किए। मैं देश के लिए मैं काम करूँ, कोई और करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं उनके लिए बस मैं यही कहूंगा, जो तूफानों से लड़ते हैं वो कहां आतंकियों से डरते हैं। 26/11 मुंबई ताज होटल में हमला, और उस हमले में 185 लोगों की जान बचाने वाले हमारे साथ वही शख्स मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मार्कोस प्रवीण तेवतिया। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। आपका हौसला और आपकी बहादुरी देखकर पूरा देश आपको नमन करता है। आज हम आपसे उस घटना के बारे में जानेंगे, आपके ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, और साथ में आपकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब 26/11 हमला हुआ, आपको जब पता चला, आपकी टीम को जब बताया गया कि वहाँ पर हमला हो चुका है, आपको जाना है, क्या रिएक्शन था और कैसे ऑपरेशन शुरू हुआ? हमारे लिए तो हर एक चीज़ अपॉर्चुनिटी है जी। अगर हम फ्लड में भी जा रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, तो अभी हम उसी तरह से उसी इंथ्यूजियाज्म के साथ में काम करते हैं, जिस इंथ्यूजियाज्म के साथ में हम डेली रूटीन में रहते हैं, अपनी ट्रेनिंग को करते हैं जी। और जहाँ पर टेररिस्ट का नाम आ जाता है, वहाँ पर तो हमारे समझ लीजिए कि और ज़्यादा एंथुजियाज्म जो है, क्योंकि आप इसी चीज़ के लिए ट्रेंड हो रहे हो कि हाँ दुश्मन आएगा या दुश्मन को मारेंगे, आप उसी चीज़ के लिए ट्रेंड हो रहे हो। तो अब लाइव प्रैक्टिस नहीं है ये, बिल्कुल। अब ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑपरेशन है ये। एक होता है लाइव प्रैक्टिस, हमारा जो ट्रेनिंग में है तो उसको लाइव प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और यहाँ पर सीधा का सीधा आपको एक ऑपरेशन मिल रहा है। तो ये हमारे लिए तो मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी था, बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर में मैं था, वहाँ पर हम बहुत जंगलों में घूमे, बहुत सारी रात हम बर्फ़ पे बैठ कर हम गुजारते थे, एम्बूस में बैठते थे, तो कभी चांस नहीं मिला था वहाँ पर। अच्छा, तो मरीन कमांडो को कश्मीर जाने का मौका मिलता है? जी जी, मैं कश्मीर में मैं रहा, वहाँ पे मैं काफ़ी ऑपरेशंस में मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ओके। तो एक सैनिक का जो जज्बा है ना, या सैनिक का जो एक एंथुजियाज्म है, वो यही है कि वो एक दिन देश के लिए लड़े और देश के लिए दुश्मन को मारे। अच्छा, ये जज्बा हमारे अंदर रहता है। तो हमारा तो वही था कि लाइक इट्स अपॉर्चुनिटी एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा ज़िंदगी में शायद ही किसी अदर फोर्सेस को मिलेगी जितनी हमें मिली। तो हमने उसको पूरा अपने, मैं कहूँगा 100 नहीं 200% हमने वहाँ पर अपना दिया। पूरे होटल को हम लोगों ने खाली करवाया। तो कैसे आप होटल के अंदर घुसे? हम नॉर्मल गए थे, हमारी यूनिट है करंजा में जी, अभिमन्यु, वहाँ से हम टग में गए थे जी। टग आया था लेने के लिए, वहाँ से फिर टग से हम वहाँ पे पहुँचे हार्बर से फिर वहाँ पर हमारी गाड़ी थी, वहाँ से फिर हम जो
ताज से पहले एक बरगद का पेड़ है लेफ्ट साइड में, आपने देखा हो, तो वहाँ पर हमने गाड़ी ने हमको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। फिर हम पैदल वॉक करके हम लोग लॉबी में घुसे थे। कितने कमांडो थे आपके साथ? तो टोटल हमारे साथ 16 थे। 16 कमांडो। तो जैसे ही आप लोग घुसे होटल के अंदर, तो सबसे पहले किस तरीके का वहाँ पर मंजर था और अंदर क्या चल रहा था? जैसे मैं फर्स्ट पर्सन था अंदर घुसने वाला, तो मैंने देखा कि जो पुलिस के जो लोग थे जितने के, वो सारे कवर ले रखे थे जगह जगह पर, डरे हुए थे और कवर ले रखे थे। पूरा जो डर का माहौल था वो दिख रहा था पूरा। फिर लॉबी मैंने सामने से देखा तो पूरा ब्लड शेड पूरा था और कांच वगैरह के टुकड़े ऐसे फैले पड़े थे वहाँ पर पूरा का पूरा। तो वहाँ पर फिर हमारी पहले से ही एक टीम थी, वो काम कर रही थी। हमारे कुछ लोग थे वहाँ पर नीचे लॉबी में थे, तो उन्होंने कहा कि अलग अलग जगह पर अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती रहेंगी ऊपर से, क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी आपको उसी तरह से फिर भेजा जाएगा। तो मैं एक लॉबी है नीचे जो ओल्ड हेरिटेज विंग को जोड़ती है, लेफ्ट में जैसे आप सीधा जाओगे तो मैं वहीं पर सबसे आगे था। तो मैं आगे की तरफ चला गया, तो मैंने जो पोजीशन ली वो ओल्ड हेरिटेज और न्यू टावर के जो लास्ट पिलर है उस पर मैं खड़ा हो गया उधर जाके अपनी पोजीशन लेके। तो आतंकी कौन से फ्लोर में थे उस वक्त जब आप थे? आतंकवादी उस समय पर ओल्ड हेरिटेज विंग में थे और सेकंड फ्लोर पर थे वो उस समय पर। ऊपर का जो 5th और 6th फ्लोर उनका जो था उसको पूरा जला दिया था उन्होंने, और उससे नीचे भी वो लोगों को मार रहे थे। धुआं उठ रहा था उसी 6th फ्लोर का है पूरा का पूरा। उधर सब कुछ जला के फिर वो नीचे आए थे। क्योंकि एक हमारे बड़े यशस्वी और पत्रकार हैं जिन्होंने लाइव चलाया टीवी पर, और एक केरल के एक एमपी थे, उनको उन्होंने फ़ोन किया या उन्होंने उनको फ़ोन किया, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि हम 150 या से ज़्यादा लोग एक जगह पे यहाँ पे फंसे हुए हैं। और वो चीज़ वहाँ पर जो कराची में जो हैंडलर थे वो देख रहे थे। अच्छा। और उन्होंने उनको सुना, तो उन्होंने बताया उनको कि इस तरह से बहुत सारी डिग्निटरीज़ हैं जो कि फंसी हुई हैं, आप उनको जाके हॉस्टेज बनाओ। अच्छा। तो ये सिचुएशन थी। तो वो 2nd फ्लोर से किचन के रास्ते से फिर न्यू टावर में पहुंचे थे। अच्छा। और जस्ट हम कहें कि जो जितने लोग फंसे हुए थे उनमें और टेररिस्ट में ज़्यादा गैप था नहीं, एक दरवाजे का गैप था बस। एक दरवाजा बस बीच में। सबसे पहले सामना कैसे हुआ आपका आतंकवादियों से? मेरा सामना हुआ कि एक जो बराबर वाला जो रूम था, एडजॉइनिंग हॉल था चैम्बर के बराबर वाला, उसमें वो लोग छुप गए थे। हम जैसे मतलब ये कोइंसिडेंस मानिए या ईश्वर का इसको कुछ कहें कि ईश्वर के द्वारा रचित कुछ इस तरह से, उधर से वो उन्होंने एंट्री की थी, इधर से हम एंट्री कर रहे थे। अच्छा। हम नीचे से सीढ़ियों से आ रहे थे और वो उधर से किचन के रास्ते से वो उन्होंने एंट्री की थी, और हम यहाँ से नीचे से। तो उन्होंने हमारी आवाज़ वगैरह सुन ली, क्योंकि 1st फ्लोर हमने क्लियर किया। 1st फ्लोर पे ताज के कुछ स्टाफ था जो फंसा हुआ था, उसको हमने बाहर निकाला जी। और उसके बाद फिर हम 2nd फ्लोर पे गए। तो 2nd फ्लोर पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे पूरा का पूरा सन्नाटा था। सामने दरवाज़ा, और दरवाजे के उस साइड से कुछ लोग जो अफ्रीकन्स थे वो मुझे दिखाई दिए, तो मैं दरवाजे तक गया। शीशा था उसमें दिखाई दे रहा था, तो मैंने नॉक किया और मैंने अपना आई कार्ड शो किया कि लाइक हम यहाँ पे आपको निकालने के लिए आए हैं और दरवाज़ा खोलिए। तो उनसे वो दरवाज़ा खुला नहीं, तो हम थोड़ा पीछे हटे। हमारे जो कमांडर थे उन्होंने कहा कि उनको रहने तो सेफ़ है, एक और बराबर वाला रूम है उसमें एंट्री करते हैं जी। तो जो बराबर वाला एडजॉइंग वो हॉल था वो भी काफ़ी बड़ा, उसमें वो टेररिस्ट छिपे हुए थे। लाइट ऑफ पूरी थी, पूरा लाइट ऑफ थी। तो अब मैंने एंट्री की, तो उन्होंने कहा कि हम 4 ही हैं बस, मैं और 4 लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं पे वेट करो। तो हमने वेट किया, जब 4 आ गए उन्होंने शोल्डर पे टैप किया कि एंट्री करो। अच्छा। तो फिर मैंने एंट्री की। तो 10 कदम जाने के बाद ही उनके जो AK का सेफ्टी कैच होता है उन्होंने वो शिफ्ट किया। अच्छा। हाँ, तो पहले वो सिंगल में होगा, अब उन्होंने उसको बर्स्ट में, क्योंकि अभी मैं एक वेपन के साथ में बंदा है, और उनको पहले से ही पता चल गया था कि आप लोग आ चुके हैं। यस, टीवी पे दिख रहा था ना, तो वो उनको सब कुछ सारा इनपुट मिल रहा था, सारा इनपुट जो था वो पता चल रहा था। क्यों? और हमारी जो ड्रेस थी वो कैमोफ्लेज थी। अच्छा। ब्लैक नहीं थी। हाँ। तो ब्लैक नहीं थी तो उनको लगा कि आर्मी वाले हैं। ओके। तो उन्होंने उनको बोला कि आर्मी वाले आ चुके हैं। ओके। हाँ, उनको पता नहीं था कि मरीन कमांडर। उनको ये नहीं पता था कि स्पेशल फोर्स है जी।
तो ये पता नहीं था, उनको लगा कि हमारी जो ड्रेस थी कैमोफ्लेज पहनी हुई थी, तो उनको लगा कि आर्मी आई है जी। और हमने कुछ ऐसा कुछ क्योंकि हम प्रॉपर गियर हमारे पास थे ही नहीं, हेलमेट मेरे पास था नहीं। अच्छा। बुलेट प्रूफ जो पहनी थी वो किसी काम की नहीं थी, एक की गोली रोक नहीं सकती थी, कम्युनिकेशन सेट था ही नहीं। अच्छा। तो ये हाल जो रहते हैं ये ज़्यादातर हम इन्फेंट्री के देखते हैं जी। कि इन्फेंट्री में आप देखोगे तो ऐसे, लेकिन जब स्पेशल फोर्सेस चलती हैं तो पूरा इक्विप्ड होकर चलती हैं। हाँ, लेकिन आपके पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ था ही नहीं जी। एक वेपन ले रखा है हमने, एक जैकेट पहनी हुई, हम जब चल रहे हैं ना। पहली गोली किसकी ओर से आई? पहली गोली उनकी तरफ से चली। उनको पता था कि ये लोग आ गए हैं, गोली चला दी उन लोगों ने? नहीं, मैंने पोजीशन ली, जब मैंने सुना तो मैंने पोजीशन ली। हाँ। वेट किया उसने इतना, तो फिर वो बिल्कुल सामने आया होगा, क्योंकि मैं अंधेरा है तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो बिल्कुल जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ उसके बिल्कुल सामने आया होगा वो, और उसने बिल्कुल सामने से उसने मेरे ऊपर गोली चलाई। अच्छा। साइड से गोली चलती तो डिफरेंट होता, बिल्कुल सामने से गोली चलाई उसने। वो कहीं पर रहा होगा पोजीशन, लेकिन उसने मुझे देखा बैठे हुए। कितने लोग थे? पोजीशन ली। आतंकी कितने थे आपके सामने? आतंकवादी 4 थे। 4 थे। तो लगातार गोलियां चलती रही? हाँ, उसके जब मैं बैठा हूँ तो उन्होंने अपनी पोजीशन मेरे हिसाब से ली जी जी। तो उन्होंने हेड शॉट लिया पहले, और हेड शॉट में जैसे मैं पोजीशन लेकर अपने नी पर हूँ तो उन्होंने हेड शॉट लिया मेरे बिल्कुल सामने से। तो हेड शॉट था, मेरी चिक थी, एक की बट पर थी ऐसे, तो हेड शॉट लिया। तो हो सकता है कि उससे हल्का सा वो 1 mm वहाँ पर टर्न हो गई हो हल्की सी। अच्छा। तो वो जो गोली चली, गोली सीधा कान को फाड़ते हुए निकल के आपके कान, ये जो दिख रहा है ये पूरे कान को पूरा फाड़ के निकल गई थी। तो वहाँ पर आप उसके बाद तो सन्न हो गए होंगे, आपको सुनाई दे रहा होगा। एक्चुअली क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होती है ना कि जैसे आप फ्लैश देखते हो, जैसे आपको फ्लैश दिखाई दिया, तो जैसे फ्लैश दिखाई दिया ट्रिगर पे मेरी हुई उंगली थी, तो मैंने भी ट्रिगर पे उंगली दबा दी मैंने, तो 3-4 गोली चली। इतना मुझे पता है। फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, कैसे हूँ। उसके बाद आप बेहोश हो गए? हाँ, उसके बाद मुझे नहीं पता, मुझे कितनी देर बाद होश आया मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन जब ब्लड गरम ब्लड गर्दन के पास से निकलना शुरू हुआ, तो फिर से एकदम चेतना आ गई। अच्छा। तो करीब ऐसा मानिए 2 से 3 मिनट 2 से 3 मिनट बेहोश रहे। हाँ, पूरा मतलब ब्लीडिंग कान से पूरा मैं कह सकता हूँ इस तरह से, क्योंकि जब अब ब्लीडिंग होगी आपकी तो ब्लीडिंग में कितना टाइम लगेगा? ब्लीडिंग में इतना ही टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट मुश्किल से लगेंगे आपको। जैसे ब्लड गर्म है, पूरा इंजरी नहीं है, तो एकदम से पता चल गया कि गया कान गया। हाँ, मतलब ये पूरा एरिया बिल्कुल हैवी हो गया था एकदम से, सुन एकदम। डेथ थी। दर्द कितना था? बहुत ज़्यादा, बहुत जलन, अनबियरेबल कहे। कभी ऐसा दर्द मैंने महसूस नहीं किया था ज़िंदगी में। कोई शब्द नहीं बोला, मैंने अपने बड्डी को ढूंढा। बड्डी भाग चुका था बाहर अपनी पूरी टीम को लेकर। अच्छा। और मैंने देखा कि मैं अकेला हूँ। अब अकेले रह गए? अब अकेला हूँ। दर्द को, कारपेट था वहाँ पर, कारपेट में पूरी उंगलियाँ गाड़ दी मैंने, उस दर्द को पास किया, क्योंकि मैं अगर कोई भी साउंड कर रहा हूँ तो वो उन तक जाएगा, ज़्यादा दूरी है नहीं, 10 से 12 मीटर ही है। तो मैं कमज़ोर स्थिति में हूँ उस समय पर, मैं मजबूत स्थिति में नहीं हूँ, अकेला हूँ। उनको पता चल गया कि इंजर्ड है तो मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा, और हैवी फायरिंग मेरे ऊपर करेंगे वो। तो मैं चुपचाप अपने उस दर्द को झेलता रहा, बड्डी को देखा, फिर अपने आप को सैचुरेट किया अंधेरे में। फिर मैंने देखा कि पीछे की साइड में थोड़ा दूरी पे एक सोफ़ा है, सोफ़े और दीवार के बीच में थोड़ी सी जगह है। तो मैं वेपन को थाई पे लिया, क्योंकि अगर वो वेपन ड्रैग करेगा तो साउंड जाएगा। अगर मैं बिना वेपन के अपने आप को खिसकाऊंगा धीरे धीरे तो पता नहीं चलेगा ज़्यादा। वेपन को थाई पे रखा और धीरे धीरे लेटे स्लो मैं उसके बीच में जाके अपने आप को कवर किया। फिर मैंने देखा तो पता चला पूरा कान का पूरा मांस, हाँ, पूरा कान उखड़ चुका था, मांस का लोथड़ा इधर लटका हुआ था। हाथ, तब तक मैंने हाथ नहीं लगाया, मुझे पता था हैवी है कुछ, लेकिन पहले अपने आप को संभालो, यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर वो आगे तो मैं गोली नहीं चला पाऊंगा, यहाँ से मैं गोली नहीं चला सकता इतनी आसानी से, लेटे मैं गोली नहीं चला सकता। मुझे पता ही नहीं है, अगर वो एकदम से चारों के चारों मेरे ऊपर हावी हो गए तो मैं वेपन ही नहीं उठा सकता। एक तो आप इंजर्ड है, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारेंगे वो, आप कुछ नहीं कर सकते, इंजर्ड है। तो मैंने कोशिश की जितनी जल्दी यहाँ से मैं निकलूं उतना जल्दी मेरे लिए ठीक रहेगा। तो मैं वहाँ से निकल के उधर धीरे धीरे खिसक के वहाँ पहुँचा। फिर देखा कि इंजरी कितनी है, तो भगवान को धन्यवाद कहा कि बच गए, अभी हमारी लड़ाई बहुत बाकी है। फिर मैंने दोबारा फायरिंग शुरू की और काफ़ी देर तक हमारी फायरिंग चली।
फिर मैंने देखा कि मैं इनको ऐसे मार नहीं सकता, इंगेज कर सकता हूँ सिर्फ। तो फिर मैंने हैंड ग्रेनेड निकाला। अच्छा। जिसमें मैं भी मर सकता था। मर सकते थे। हाँ, मैं भी मरता, मतलब फटता तो मैं, मुझे इंजरी काफ़ी ज़्यादा होती, आग तो लगती, भाग नहीं सकता था इतनी जल्दी। लेकिन मैंने लॉब किया ये जानते हुए कि मैंने फिर यही सोचा कि क्योंकि टीम से बाहर कांटेक्ट है नहीं, कम्युनिकेशन सेट नहीं है, किसको बताऊं, क्या बोलूं मैं। तो अब जो कुछ करना है आपको करना है, सब कुछ आपके ही भरोसे है। यानी कि समझ लीजिए कि पूरा देश आपके कंधों पर है, पूरा सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। 185 लोगों को बचाना, क्या करना है आपकी जिम्मेदारी है। तो आप खुद बलिदान होकर उनकी रक्षा करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आपको। तो फिर मैंने जानते हुए कि अब लास्ट निकाला, फिर उसके बाद फेंक दिया उनके ऊपर। तो 2 साउंड उसके मुझे सुनाई दिए, तो मैं समझ गया कि बिल्कुल एग्जैक्ट सही जगह पर जाकर गिरा है। अगर वो काउंटिंग की 10 तक वो फटा नहीं, वो अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो ऑपरेशन सुबह ही अर्ली मॉर्निंग खत्म हो चुका होता। अच्छा। ताज फ्री हो जाता है। ओके, वहीं पर खत्म हो चुका, चारों मर जाते और ग्रेनेड उनके बीच में जाके गिरा। ग्रेनेड फटने के पीछे, ना फटने के पीछे वजह क्या रही? आज तो कोई रिपोर्ट नहीं आई उसकी। कुछ लोग कहते हैं कि आंसू को कुछ वहाँ पर आया धुआं इस तरीके से। उस तरह से तो आंसू, ग्रेनेड का उससे क्या लेना देना। अच्छा। तो जो स्टन ग्रेनेड था, आंसू गैस वाला, टीयर गैस वाला, वो हमारी टीम ने अंदर फेंका था। वो तो अच्छा। तो मैंने तो लाइव ग्रेनेड उनके ऊपर फेंका। अच्छा, था लाइव फेंका था। तो नहीं फटा, उसका कोई रिपोर्ट आज तक कुछ हुआ नहीं। मैंने बताया भी था, लेकिन आज तक उसका कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपने जब गोलियां चलाई तो एक आतंकी उसमें मारा। तो उसके बाद आतंकी भाग गए थे कि क्या हुआ था? वो किचन के रास्ते से वापस, उनको लगा कि अब ये हावी हो रहा है। नहीं, उनके बाद मेरी टीम ने सोचा कि तेवतिया जी तो शहीद हो गए। हाँ, इतनी देर तक चलता ही नहीं है कभी भी इतना देर ऑपरेशन में एक बंदा, क्योंकि उनको पता था कि इंजर्ड है, और इतने उनको नहीं पता था इंजर्ड है। पता ही नहीं था उनको तो लगा शहीद हो चुका अंदर, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन है नहीं, कुछ भी नहीं है ना। तो उनको इतनी देर तक कोई टिकता नहीं। अच्छा। इतनी देर तक कहाँ फायरिंग चलती, 30 मिनट के ऊपर फायरिंग हमारी चली थी। और बाहर से अंदर तो देखेंगे नहीं ना कोई, अंदर तो टेररिस्ट हैं, तो कौन देखेगा। अंदर तो एक बंदा फंसा हुआ है, तो चारों टेररिस्ट हैं, वो एक अकेला है, तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। और कुछ है नहीं बचने के लिए इंतजाम नहीं है। बचने के लिए कुछ नहीं है ना आपके पास में, हेलमेट नहीं है, ब्लड प्रूफ जैकेट जो पहनी है, एक की गोली रोक नहीं सकती है, 10 से 12 मीटर का डिस्टेंस है। कितनी देर आप सरवाइव करोगे किसी के सामने, 4 टेररिस्ट के सामने? कितने मिनट तक गोलियां लगातार चलती दोनों ओर से? आपने अकेले कितनी देर तक? मैं कह रहा हूँ आधे घंटे के आसपास हमारा आधा घंटा। हाँ, पूरा जो मैं इंगेज किए हुए, मैं सिंगल में फायर करता था, तो पूरा का पूरा। तो बाहर तो आवाज जा रही होगी ना फायरिंग की? तो उसमें क्या क्योस हो जाता है। हाँ। क्योस हो जाता है। क्योस में क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता। वो क्या सोचे, उसमें क्या रहता है, वो सोचे कि शायद हमको देख ले गोली चला रहे हैं, अपने आप को डिफेंड करने के लिए गोली चला रहे हैं। अच्छा। प्लस उसको मारने के लिए गोली चला रहे हैं। तो सारे क्योस हो गया ना। एक ब्रेन है आपके पास में, वो कितनी सारी चीजें कलेक्ट करेगा एक टाइम पे, वो भी एक टाइम पे इतनी सारी, और क्योस में जिंदगी मौत का सवाल। हाँ, एक बंदा आपका फंसा हुआ है, अंदर गोलियां चल रही हैं, तो अंदर तो मर गया। तो प्लस वो आपको दूसरी जो बाहर टीम है उसको रोकने के लिए गोली चला रहे होंगे बार बार, क्योंकि वहाँ पे बाहर है, लॉबी में हो आप, तो आपका आना जाना थोड़ा बहुत तो रहेगा। तो वो सोच रहे होंगे कि कहीं अंदर से देख के हम इधर गोली चला रहे हो, तो क्योस हो जाता है फिर। तो उन्होंने कहा कि अंदर टीयर गैस जो है कि उसमें क्या था कि उन्होंने पूछा सिक्योरिटी मैनेजर से ताज के कि इस रूम का कितने एग्जिट हैं और कितने एंट्री हैं। तो उसने कहा कि यही एंट्री और यही एग्जिट, यही सबसे बड़ी गलती थी। उस रूम में एक ही एंट्री था और दरवाजा, और एक ही एग्जिट था, ये बताया गया। अच्छा। ये सबसे बड़ी गलती थी उस दिन ताज के स्टाफ की। मतलब और भी रास्ते थे? वो किचन का रास्ता था जिससे आतंकी गए, आतंकी वापस चले गए। और तो ये उन्होंने टीयर गैस, कमांडोज को पता नहीं था। हमें थोड़ी पता, हम तो ब्लाइंड एंट्री करके गए ना। हमें तो कुछ नहीं पता अंदर का क्या है, कैसे, हमें कुछ नहीं पता, कुछ लेआउट नहीं पता। तो आतंकियों को कैसे पता चला किसके द्वारा? वो रास्ता पूछ कर आए ना, मारते हुए लोगों को। अच्छा। लोगों को मारते हुए आए, प्लस जो हेडली था, हेडली पूरा यहाँ से रिपोर्ट लेकर गया था, कौन सा रास्ता कैसे जाता है, क्या कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, पूरी की पूरी उनके पास में ब्लूप्रिंट उनके पास में था। हेडली हर चीज़ की रिकॉर्डिंग करके लेकर गया था यहाँ से, वीडियो रिकॉर्डिंग। उनको सब पता था। और हमने तो ताज का कभी अंदर घुसे नहीं थे, हमें तो नहीं पता अंदर रूम में क्या है, वो नहीं पता, कौन सा रूम कहाँ से कनेक्ट होता हमें नहीं पता। तो उसका जो लाभ था उनको मिला, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी मैनेजर ने बताया कि एक ही रास्ता है,
यही एंट्री और यही एग्जिट है बस। अगर ताज का जो मैनेजर था, सिक्योरिटी मैनेजर, अगर ये कह देता कि एक और रास्ता किचन के रास्ते है, किचन के रास्ते में किचन का रास्ता जाता है, तो वहां पर आराम से एक पॉइंट आराम से आप मार सकते थे बैठकर, बिल्कुल आराम से। आते रहे, एक एक करके मारते रहो। लेकिन उन्होंने क्या कि यही एंट्री और यही एग्जिट, तो उन्होंने सोचा कि तेवतिया तो शहीद हो गया, तो उन्होंने टीयर गैस अंदर ठोक दी। अच्छा। और जो टीयर गैस का सेल था वो भी मेरे पास ही आके एक्सप्लोड हुआ। ओके। तो उससे सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो गया, आंखों से पूरा पानी जाने लगा, खांसी आई, तो उन्होंने फायर करना और ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अब तो बच नहीं सकते यहाँ से बिल्कुल, अब तो चांसेस खत्म हो गए। फिर मैंने बाहर खड़े होकर मैंने गोलियां चलाई उनके ऊपर। उसके बाद आप सामने आ गए, खड़े होकर गोलियां चलाई? हाँ, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं, मतलब आपने कहा था अब तो मरना ही है, इसलिए बढ़िया मारो इनको। हाँ, अब तो मारो भाई। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई चॉइस नहीं आपके पास में नहीं। अब एक ही चॉइस है, एक्सपोज एंड फायर, डू एंड डाई। अब आपकी कहानी खत्म हो रही है यहाँ पे। आप कितने को मार पाओगे, कितनों को नहीं मार पाओगे, ये आपको नहीं पता। लेकिन जब आपको ये पता है 4 हैं, मतलब आपने कहा कि मुझे मरना ही है, लेकिन मैं 4 मार के जाऊंगा। मैं बाहर जा ही नहीं सकता बिना ऐसे। अच्छा। कोई रास्ता ही नहीं है, आपको मरना ही है वहां पर, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अब नहीं बैठे बैठे मरोगे आप, सफोकेशन हो चुका है, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी पूरी की पूरी, तो वैसे मर जाओगे आप। ब्लीडिंग पहले से ही ज्यादा हो रखी है आपकी, तो वैसे ब्लड लॉस हो रहा है आपका, तो धीरे धीरे कॉन्शियस आपका वैसे गायब हो जाएगा, ब्लड ऑक्सीजन वैसे कट ऑफ हो जाएगी। तो फिर आपके पास रास्ता क्या बचा? दरवाजे तक आप जाओगे कैसे? दौड़कर तो आप पहुंच नहीं सकते। और इतने देर में आप खड़े होकर फिर मैंने गोलियां चलाई, पूरे एरिया को स्वीप किया जी। तब एक टेररिस्ट पोस्ट में गोली लगी उसमें। फिर अच्छा, आपकी गोली से एक आतंकवादी मारा गया। 4 गोलियां और फिर मुझे लगी, एक गोली लगी, फिर 4 मुझे और। तो 3 गोलियां कहाँ लगी? एक तो चेस्ट के आर पार निकल गई थी, एक मैगजीन में लगी, एक रिकॉचिट होके हर्ट के ऊपर लगी, और एक कॉलर से, बिल्कुल कॉलर को फाड़ते हुए, जो कॉलर होता है जैकेट का, उस कॉलर को फाड़ते हुए निकली। तो 4 कुल मिलाकर 5 गोलियां लगी। 5 गोलियां लगी। तो ये वाली जो डैमेज था, ये वाला तो मुझे पता चल गया कि ये गए। एक फेफड़ा आपका गया? हाँ, ऐसा लगा जैसे पता नहीं किसने छाती में कुछ ठोक दिया हो, सांस ही नहीं आया उसके बाद तो मुझे। बेहोश हो गए थे? नहीं, बेहोश नहीं हुआ था, मैं होश में था। मैं लॉबी में गिर रहा हूँ, मुझे पता है। एक मेरे ट्रिगर पे मेरी उंगली है, वो मुझे पता है। ट्रिगर पे उंगली है, बेहोशी में भी गोली चल रही है? हाँ, जब मैंने बाहर निकला हूँ तो मेरी टीम बाहर है, ये कॉन्शियस है, मैंने वेपन को डाउन किया है। हाँ। मैं स्प्रिंग की तरह मुड़ रहा हूँ, गिर रहा हूँ, एक गोली मेरे राइफल से AK से वहाँ पर भी चली है। अब उसका निशान आज भी उस लॉबी में है। सब कुछ आपको होश में है? सब मुझे पता है। उसके बाद मुझे नहीं पता, गिरा हूँ ये मुझे पता है, गोली चली है ये मुझे पता है। फिर मुझे बाहर निकाल रहे थे लॉबी से नीचे गेट से, तब कैमरे की लाइट्स मेरे आंखों पे पड़ी, तो मेरी एकदम से मुझे आँख फिर से खुली। हाँ। तो आंखें खोल नहीं पा रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन खोल नहीं पा रहा। मेरे हाथ में वेपन है। मैंने सोचा मैं अपना वेपन उठाता हूँ, हाथ उठाता हूँ, मेरा वेपन कहाँ पर है, तो हाथ भी नहीं उठा पाया। कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाया। तब तक मुझे एम्बुलेंस में डाल दिया, फिर हॉस्पिटल लेकर गए। फिर आप बाहर आए। कितने दिन तक ऑपरेशन चला फिर आपके साथियों ने? ऑपरेशन तो हमारा 8:30 बजे के आसपास फिर NSG को दे दिया था हमारी टीम को पूरा, क्योंकि छोटी टीम थी हमारी, उतनी टीम थी नहीं, जितना करना था उतना कर दिया। अगर ज़्यादा लोग होते 16 के 16 लोग सेफ थे? हाँ, बाकी सब सेफ थे, सिर्फ आपको मुझे 5 गोलियां लगी? हाँ, मुझे ही इसमें इंजरी सबसे, मैं सीवियर में ही था। उसके बाद ग्रेनेड फटा था वहाँ पर, तो 1-2 आप उसको लीड कर रहे थे और आप सबसे आगे गए और आप ही उस वहाँ पे फंसे? आप सामने वाला ही फंसता हमेशा। हाँ, या तो पीछे वाला फंसता है या सामने वाला फंसता है। सामने वाले के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो शहीद होगा, या वो मारेगा या मरेगा। तो अपॉर्चुनिटी की बात है कि आपकी तीव्रता क्या है, कितने आप कॉशियस हो, कितने आप ट्रेंड हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर। कि एनिमी को देखने से पहले आप एनिमी को देख लो, एनिमी आपको देखे उससे पहले आप उसको देख के गोली मारो, वो आपको करना पड़ता है। उस लेवल की आपको ट्रेनिंग चाहिए, उस लेवल की ट्रेनिंग है। तो मैं कश्मीर में भी मैं पॉइंट मैन रहता था। तो अस्पताल में आके कभी ऐसा मलाल हुआ कि यार मैंने ही खत्म करके आ जाता उनको, ये बच गए, एक ही मारा? कभी ऐसा लगा कि वो रहता है ना कि वो जो आपने 5 गोलियां खाई, उसके बाद भी ट्रिगर पे उंगली है, आप दुश्मनों को मार रहे हैं, आतंकवादियों को, उसके बाद लगा?
मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं, आपने कभी ऐसा सोचा कि यार मैं ही और मार के आता, थोड़ा सा और किस्मत मेरा साथ दे देता? तो किस्मत साथ कैसे देगी जब ग्रेनेड ही डिफॉल्ट है या फिर उसमें कोई, आपकी किस्मत कहाँ तक साथ देगी? किस्मत तो आपको यहाँ तक ले आई कि आपको कई जगह चांस मिले, हेडशॉट बच गया, और ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर इधर की तरफ आ जाता, वो रिकॉर्ड ठोकने की जगह सीधी आपके लग जाती, 2 मैगजीन में घुसी एक गोली, अगर वो थोड़ी सी और फट जाती तो पेट के आर पार वो भी निकल जाती, तो वैसे ही आप मर जाते। तो किस्मत आपका साथ कहाँ तक देगी? किस्मत ग्रेनेड नहीं फाड़ सकती ना, किस्मत आपका एग्जाम नहीं लिख सकती। एग्जाम आपकी जान बचाई लेकिन ग्रेनेड नहीं फटा, उसकी वजह से वो लोग बच गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने अपना 200% 100 जितना मुझे देना था मैंने दिया अपना, और आज भी मैं ऐसा ही हूँ, उसी इंटेंसिटी के साथ में आज भी मैं देश को देता हूँ, उसमें कोई कमी नहीं रही है मेरे आज तक। तो जैसे अब अस्पताल में गए, कितने दिन तक आप भर्ती रहे? 19 दिन तो मैं आईसीयू में ही रहा। 19 दिन। हाँ। रिकवर होने में कितना समय लगा? रिकवर होने में टोटल 4 साल लगे मुझे रिकवर होने में। 4 साल लगे। हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, हॉस्पिटल का उसका फिर से आपने फिर मैंने बहुत योगा किया उसके बाद में। अच्छा। डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब तुम किसी काम के नहीं रहे। ओके। अब तुम जिंदगी में दौड़ नहीं सकते, जिंदगी में गोताखोरी नहीं कर सकते, जिंदगी में तैर नहीं सकते, स्काई डाइविंग नहीं कर सकते, पैरा जंपिंग नहीं कर सकते, तो यू आर जस्ट फिनिश्ड। 4 साल लगातार योग किया। 4 साल रोज चार। हाँ, ड्यूटी पे तो अपना टाइम में। हाँ। मुझे किसी ने टाइम नहीं दिया जाओ योगा करो रिकवर करो। हाँ। ना, ये नहीं होता है। आपको जो भी करना है अपने टाइम में करना है। फौज को जो टाइम चाहिए वो टाइम चाहिए, उनको आपको कब कब बुलाना है उनका है। आपको इसमें कोई रिलीफ नहीं रहेगी। तो मुझे बोला भी मेरे जो सीनियर्स थे कि नेवी फ्री में नहीं तुम्हें पैसे दे रही है, झाड़ू मारो, पोछा मारो, घास फाड़ो। हम तो सोल्जर हैं, हम थोड़ी अधिकारी हैं। सोल्जर का काम ही यही है, झाड़ू मारो, पोछा मारो, अगर किसी और काम के नहीं हो तो फिर आप। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी हैं, झेला है। मेरे जो सीनियर्स थे, बड़े अधिकारी रहे। जब मैं डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से मैं यूनिट में आया हूँ तो मुझे बड़ा कुछ अच्छा सुनने को मिला। अच्छा शब्द यही था कि यू आर द मैन कल्पिट हु स्टॉप अवर ग्लोरी। तो मरने के बाद ही ग्लोरी मिलती है ना देश में। तो आपने क्या किया है, क्या झेला है, आपने कितने लोगों को बचाया है, ये कोई नहीं देखने के लिए तैयार है। आप शहीद हुए या नहीं हुए। अगर शहीद हो जाते हैं तो माइक वाले कैमरा लेकर आपके घर तक जाएंगे और पूछेंगे बाप से, आपकी माँ से, आपकी पत्नी से कि कैसा लग रहा है आपकी कहानी, आपके जज्बे की कहानी आपकी। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी हैं। आज मैं बहुत सारे पत्रकारों को देखता हूँ, वो कहते हैं कि भाई शहीद के घर जाना तीर्थ के बराबर है। तो मेरे तो आज तक कोई घर नहीं गया, क्योंकि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। तो ये विडंबनाएं हैं। आज भी आप देखोगे 26 नवंबर को किसी भी अखबार को उठाकर देख लीजिए आप, टेररिस्ट जो है कसाब, उसका फोटो आपको बहुत बड़े लार्जर स्केल पर मिलेगा, और जो शहीद हो गए हैं उनका पासपोर्ट साइज का मिलता है। तो किसकी गलती है कि जिन लोगों ने जान बचाई, आपको उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए या फिर मीडिया को एक टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करना चाहिए? तो आज तक इस देश में टेररिस्ट ही तो ग्लोरीफाई हुए हैं, जो गलत और नेगेटिव लोग हैं वही ग्लोरीफाई हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद जब आप नेवी से आप रिटायर्ड हुए तो उसके बाद आपको ऑफर दिया गया ताज होटल में नौकरी करने का, लेकिन क्यों ठुकराया आपने? मुझे आयरन मैन करना था और मैं उसकी ट्रेनिंग वहाँ पर रहते हुए नहीं कर पा रहा था। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरा ट्रांसफ़र जो है ऐसी जगह पर कर दो जहाँ पर मैं अपनी मैराथन्स की और आयरन मैन की तैयारी कर सकूँ, या तो कोस्टल एरियाज़ हों जहाँ पर मैं कई तैयारी कर सकूँ, या फिर मुझे दिल्ली शिफ्ट कर दो जहाँ पर मैं आराम से 3 से 4 घंटे मेरे पास मुझे मिले, जहाँ पर मैं अपनी ट्रेनिंग कर सकूँ। तो कॉर्पोरेट है ये तो उन्होंने बोला नहीं होगा। तो मैंने कहा कि मान सम्मान मिलता था ताज में? नौकर को कोई मान सम्मान नहीं होता, नौकर होता है, एम्प्लॉय होता है। आप वहाँ सम्मान लेने जा रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो, ये हमको तय करना होता है। जब पहली बार रतन टाटा मिले तो उन्होंने क्या बोला, क्या मैसेज दिया, कैसे मिले? सिंपल, ऐसी नॉर्मल लॉबी में मिले हम, ऐसे ही मेरी नमस्कार बहुत अच्छे, बस वही होता है। कोई खास? नहीं, कोई खास रेस्पॉन्स नहीं। ठीक, चाय कॉफ़ी पिलाई? नहीं, उनके साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं किया? मिले बस ऐसे ही। आपको बस देश का एक सैनिक था जिसने बस मैंने किया, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैंने मेरा काम किया और अब आगे भी काम कर रहा हूँ, मैं भी उसी तरह से हाथ जोड़ लेता हूँ सबके।
तो आपने बताया कि आप आयरन मैन की तैयारी करना चाह रहे थे, तो आपका तो सिर्फ एक ही फेफड़ा बचा था, उसके बाद एक तो डैमेज हो चुका था। तो एक फेफड़े के बदौलत आपने कैसे सोच लिया कि मैं इतना बड़ा मैराथन जीतूंगा? मैंने कहा ना, माइंड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बॉडी। अवर माइंड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अवर बॉडी। आप जो सोच सकते हो वो सोचो, क्या करना चाहते हो बस वो बताओ उसको, कैसे होगा आप प्लान करो, एग्जीक्यूशन करो, हर चीज़ को आपको तैयार करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि लाइक आज मैंने सोच लिया और मैं कल कर लूँ। 2 साल की मैंने अथक मेहनत की। 2016 से मैंने तैयारी शुरू की है, 2018 लगाई आप, तो कितने साल की बड़ी पसीने वाली मेहनत। उसमें कितनी बार मुझे चाफिंग हुई, कितनी बार मुझे डिहाइड्रेटेड होकर बैठना पड़ा है, सब सारी चीज़ें झेली हैं। कितनी स्विमिंग में कितनी डिस्टेंस मैंने कवर की है। सुबह सारे काम करते हुए मैंने अपने आप को ट्रेंड किया है। किसी काम को एक्सक्यूज़ नहीं किया कि भैया मैं ये काम को छोड़कर अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, ऐसा नहीं किया मैंने। कितने कंपटीशन जीत गए अभी तक? 100 से ऊपर के हैं। 100 से ऊपर? 100 से ऊपर है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं एक वकालत कर रहा हूँ। अभी एजुकेशन में मैं पहले जब मैं तीसरी पारी है, चौथी पारी कह सकते हैं। पहली पारी नेवी में आपके, फिर दूसरी ताज में, फिर ये मैराथन आप दौड़े, उसके बाद चौथी पारी आप कह सकते हैं। मैं देश के काम का हूँ, मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी फील्ड में रहो। और मैं कहता हूँ कि मैंने अगर राइफल छोड़ी है तो मुझे मैंने पेन पकड़ लिया लड़ने के लिए। और मैं मार्शल कॉम से आता हूँ, सिंपल मैं बताऊँ। और मार्शल कॉम में हमें बचपन से ही लड़ना सिखाया जाता है। लड़ो, हर जगह पर आपको हर चीज लड़के ही मिलेगी। देश की रक्षा करनी है तो भी लड़ना पड़ेगा, अपनी रक्षा करनी है तो भी लड़ना पड़ेगा, दूसरे को बचाना तो भी लड़ना पड़ेगा। तो जब सब चीजें हमें लड़के ही मिलनी है, चाहे किसी भी तरह से लड़े, आंदोलन करके लड़ रहे हैं या फिर आप कोर्ट में लड़ रहे हो या फिर बॉर्डर पर लड़ रहे हो, लड़ तो रहे हो ना, आप ही तो हो। तो ये हमारे कल्चर रहा है, हमारे मार्शल कॉम का, कि हम हर चीज लड़के हम प्राप्त करके। आज तक कोई भी है, आप बिना लड़े तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। चाहे कोर्ट में लड़ो, लीगल लड़ाई लड़ो या कैसी लड़ो, बिना लड़े तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। और आपको गिफ्ट में या फिर कौन क्या दे देगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो कितना दे देगा आपको? ये जो आपके साथ आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, आप इंजर्ड हुए, 5 गोलियां खाई, उसके बाद परिवार, समाज, गांव, इनका क्या रवैया था आपके लिए जब आप वापस लौटे, या आप अब क्या रवैया है एक आदमी जो बता दीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं 1 महीने बाद ही मैं रियल इंसिडेंट की बताता हूँ मैं आपको। मैं दो इंसिडेंट मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। बहुत सारे हैं इंसिडेंट, तो मेरे खुद के यूनिट के भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं, तो वो अगर मैं चाहूँ तो देश सुनना नहीं चाहेगा ऐसी चीज़ें। फिलहाल आप अपने इलाके का, गाँव का, समाज का बताइए। गाँव में तो बहुत प्यारा है सब चीज़ें, क्योंकि हम तो गाँव में पढ़े पले, सारी चीज़ें वहीं की हैं। तो गाँव में क्या है, डिफेंस का कल्चर पहले से ही रहा, तो हर कोई आपको एक सम्मान की निगाह से देखता है। लेकिन नेगेटिव लोग हर जगह पर हैं, तो वो कहते थे तुम्हारा तो काम है, पैसे ही तुम्हें इसलिए मिलते हैं क्योंकि तुम मरो। मारने के पैसे नहीं बताता कोई, मरने के लिए तुम सैनिक तो बनते ही इसलिए हैं कि गोली खाओ। ये बहुत लोगों से मैंने सुना। तो मैं 1 महीने बाद मुझे सिक लीव दी गई हॉस्पिटल से। तो मुझे यूनिट से मुझे कोई लेने नहीं गया। अच्छा, कोई नहीं लेने गया हमें। और मेरे पॉकेट में इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं टैक्सी करके मैं जा सकूं लायन गेट तक जी, जो डॉकयार्ड है, वहाँ तक पैसे भी नहीं थे मेरे पास में। तो मैंने अपने एक दोस्त था, उससे थोड़े से पैसे उधार ही लिए कि भाई मुझे दे दो, मैं आके दे दूंगा। तो मैं बोला तो मुझे बस में बिठा दे, बेस्ट की बस में। तो जो बेस्ट की बस है उसमें बैठकर मैं रीगल पे उतरा। वहाँ से एक पूरा सफ़र मैंने करीब 1.5 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र है वो। कभी बैठता, कभी 10 कदम चलता, फिर बैठ जाता, फिर 10 कदम चलता। तो ये पूरी यात्रा मैंने ऐसे पूरी की। वहाँ पर कोई नहीं आया, मैं रोया बोट पुल पर पहुँचकर, बहुत रोया मैं कि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन सब कुछ देश के लिए दे दिया हो, उसको आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसको कंधा दे सकेगा, चल लो भाई। वो चंद दिनों के बाद ही, जस्ट 1 महीने की बात, 1 महीने के बाद। फिर अगले दिन मेरी ट्रेन थी राजधानी, मुंबई से दिल्ली राजधानी। उसमें मेरा वेटिंग लिस्ट था 3rd AC में। तो मेरे एक गांव के अंकल हैं, वो भी नेवी में थे, वो दूसरी यूनिट में थे। तो वो मुझे ड्रॉप करने के लिए मुझे आए। अच्छा। तो वहाँ पर मेरी वेटिंग थी, तो उन्होंने टीटी से बात की। टीटी ने मना कर दिया कि नहीं बिठा सकते।
वो कई सारे डब्बों में घूमे मुझे बिठाकर वहाँ पर, कि मैं देखता हूँ किसी के पास अगर कोई सीट अगर मिलती है तो देखता हूँ मैं। उन्होंने कई जगह पर बहुत 4 से 5 डब्बे उन्होंने घूमे कि ऐसे 26/11 में उस बेचारे को गोली लगी है। बेचारा ही हूँ तो मैं तो भी, उसको गोली लगी है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप सीट अगर कर सकते हो तो कर दीजिए। किसी भी इंडियन ने कोई सीट नहीं, कोई सीट शेयर नहीं की। एक NRI फैमिली थी साउथ अफ्रीका की, उन्होंने कहा कि आप लेकर आ जाइए। अच्छा, आप लेकर आ जाइए, हमारे पास में बच्चों की 2 सीटें हैं, हम बच्चों को एक साथ शिफ्ट कर देंगे। तो बच्चे तो इंडियंस के भी होंगे कहीं ना, ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे अपनी सीट दी, एक बच्चे की सीट मुझे ऑफर की। उन्होंने कहा कि आप आराम से लेट जाइए। तो जिसने देश के दुश्मनों को मारा, 185 लोगों की जान बचाई, कितने मंत्री थे, कितने व्यापारी थे। Who cares? अडानी जी थे, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। किसने बुलाया, किसने असेंबली में बुलाया, हमें लोकसभा में बुला के कहा कि ये व्यक्ति है। अडानी जी थे उसमें? हाँ, कभी कहा अडानी जी ने ये व्यक्ति था, उसके लिए थैंक यू। ह्यूमैनिटी है कहाँ पर? ह्यूमैनिटी क्यों तलाश करें हम? आपके अंदर है वो है, आप इसको दूसरे के अंदर इंजेक्शन से इंस्टॉल नहीं कर सकते। यू कांट डू दिस। तो वापस जब घर आए तो उसके बाद क्या रहा? दिल्ली आने के बाद क्या? दिल्ली आने के बाद हमारे यहाँ पे ब्रदर इन लॉज हैं जो दिल्ली पुलिस में हैं, वो फिर मुझे गाड़ी में घर तक लेकर गए। वहाँ पर फिर परिवार था, सारी चीज़ें थी, तो उनके बीच में रहे। मेरे पुराने मित्र थे, मेरे टीचर्स थे, सारे मिलने आए मुझे, तो बड़ा अच्छा लगा, पॉजिटिव माहौल रहा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जीवन में झेली हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो एक तो हमारे अधिकारी थे, और एक बार मैं छुट्टी मांगने के लिए, विशाखापट्टनम की बात है, छुट्टी मांगने गया क्योंकि मेरे जो गैलेंट्री अवार्डी शौर्य चक्र मुझे मिला था, तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ 50,000 रुपये देती है, यूपी गवर्नमेंट। तो मैं गया कि सर मुझे लखनऊ जाना है और मेरा उस तरह से काम है, वो अटके हुए हैं मेरे पैसे, वेरिफिकेशंस वगैरह करवाना है, तो मुझे लखनऊ जाना है और ऐसे 50,000 रुपये आते हैं। तो आई वॉज शॉक बाय जस्ट उन्होंने जो बोला, और नॉर्मल आदमी नहीं है वो, मेरे ही डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अधिकारी हैं जी। उन्होंने पता क्या कहा, कितने मिलते हैं? 50,000। 50,000? 50,000 अगर मुझे मिलते, मैं NM बार का मतलब नौसेना 2 बार उनको, नौसेना मेडल 2 बार उनको मिला हुआ है, कि मुझे नौसेना मेडल 2 बार मिला हुआ है, मुझे 50,000 नहीं मिलते। अगर मुझे 50,000 रुपए मिलते, मैं अपनी टांग कटा लेता। I was shocked। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई भाई। एक योद्धा के लिए ये शब्द, एक शौर्य चक्र के लिए 50,000 रुपए के लिए ये शब्द, कि एक व्यक्ति इतने, जिसकी PF जो है वो PF करीब 8 से 9 लाख रुपए तो PF कटता हो जिस व्यक्ति का साल का, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि 50,000 रुपए के लिए टांग कटा देता। तो क्या सोच है किसकी? तो मैं सोच बता रहा हूं कि यू कांट इंस्टॉल द ह्यूमैनिटी इन अदर पर्सन विद इंजेक्शन, यू कांट डू। ये इनबिल्ट है, ये गीता का 14वां अध्याय है, उसमें मैंने पढ़ा, फिर ये मैंने बहुत अध्ययन किया उसके बाद में, बहुत अध्ययन किया कि ह्यूमैनिटी, लोगों के अंदर ऐसे भाव क्यों हैं, तो भाव उसमें है सारे के सारे। आप पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कि ह्यूमन कैसे, किस तरह से काम करता है, मेंटलिटी कैसे रहती है, उसकी साइकी कैसे काम करती है, पढ़ने को मिलेगा आपको। तो जब ये आप उसका, जब आप 26/11 हुआ, तो उस वक्त परिवार में आपकी शादी हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी। हाँ। बच्चे थे? नहीं, बच्चे नहीं थे, बच्चे पोस्ट। तो उसका भी है कि जब मेरा बेटा हुआ, लाइक मुझे हमेशा झटके पर झटके लाइफ ने दिए हैं। मैं कहूँ, मैं मिठाई बांट रहा था यूनिट में, लेकिन खुशी आई थी मेरे जीवन में, यार मैं बाप बना हूँ, और ये भी पोस्ट 26/11 में बाप बना हूँ। तो मैं मिठाई बांट रहा था, तो जो हमारे सीनियर थे, पता है क्या उन्होंने कहा मिठाई लेके? बोला तेरे से झाड़ू तो लगती नहीं है, बच्चा पैदा कैसे कर लिया? शौर्य चक्र विजेता के लिए ये शब्द, शौर्य चक्र विजेता के लिए ये शब्द हैं कि तुमसे झाड़ू नहीं लगती है, यानी कि मैं एक झाड़ू वाला हूँ, मैं
अब तो ऑपरेशनल तो बचा नहीं ना मैं। जो व्यक्ति हमेशा फर्स्ट पर्सन रहा है, किसी भी टीम का हिस्सा रहा है, उसके लिए ऐसे शब्द हैं कि लाइक तुमसे झाड़ू तो तुमसे लगती नहीं, तुमने बच्चा पैदा कैसे कर लिया। मैं कहूँ यार पैरों के नीचे ना जमीन निकल जाती है, वैसे शब्द आपके ही लोग आपसे बोलते हैं। लेकिन मैं कहूँ वो सारे डॉट्स थे, मुझे सीखने को मिला। अगर वो ऐसा नहीं कहते तो मैं आज अपने आप को पहचान नहीं पाता, सच में नहीं पहचान पाता। मैं भी बाकी सैनिकों की तरह ही दूसरे का कंधा ढूंढता रहता, सिंपैथी गेन करने के लिए सारे काम करता रहता। मैं मजबूर ही बना रहता, हर जगह पे मैं कटोरा हाथ फैलाता। लेकिन इन सब डॉट्स ने मुझे एक नई आशा दी, एक नया रास्ता दिखाया कि प्रवीण जिंदगी बहुत बड़ी है, आगे बढ़ो, इन सब चीजों पे मत सोचो। ये डॉट्स हैं, इनको देखो तुम्हारे साथ कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, मजबूर नहीं बना रहे। सो बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन यू, डोंट बिलीव ऑन अदर्स। आपको यात्रा तय करनी है, मेट्रो में तय करनी है, आपको राजधानी में तय करनी है, आपको तय करनी है। कोई और आपके लिए क्यों सीट दे, कोई और आपके लिए बच्चा पैदा क्यों करे, आपको पैदा करना है, आप कीजिए। कोई और आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। उनको सिर्फ आपसे यही आशा है कि आप झाड़ू मार सकते हो, पोछा मार सकते हो। अब आप उनके लिए कुछ बचे नहीं हो, लंगड़े घोड़े हो। तो मैंने प्रूव करके दिखाया उनको कि जिस मुंह से वो जो गालियां हैं, उस मुंह से ही मैंने तारीफें सुनी और तालियां बजवाई। गालियां दी, मैंने तालियां बजवा दी जब मैं रिटायर हुआ, कि देखो मैं वही व्यक्ति हूं जो ऐसा था। और वहां से जैसे जैसे आपने मुझे ठोकरें मारी, मैं और मजबूत बनता चला गया। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन यू, तो सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। आप बाकी के दरवाजे मत पीटिए, आप अपना दरवाजा पीटिए, अपना दरवाजा खोलिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। असीम है अब कुछ। जैसे कोरोना हुआ, कितने लोगों ने क्या दिया बताइए मुझे। मैंने अपने मेडल ऑक्शन किए, 2 लाख रुपए पीएम केयर में मैंने डोनेट किए। मैं देश के लिए मैं काम करूंगा, कोई और करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देना चाहता हूं, मैं दूंगा। मैं देश के साथ तब भी खड़ा था, अब भी खड़ा हूं और आज और बेहतर तरीके से खड़ा हूं। मैं आप कह रहे हो चौथी तीसरी पारी, मैं हर पारी को खेलने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई डर नहीं है किसी बात का। आज भी आप बोलो कि आज जाओ टीम तैयार करो, अब कराची में लाहौर में आपको जाके ठोकना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो मुझे ये रेस्पॉन्सिबल है, मैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मुझे किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी की। प्रवीण जी, अब जिंदगी कैसी चल रही है? ऑसम। डेली 10 किलोमीटर, हर संडे 21 किलोमीटर, बिल्कुल फिट, ऑलवेज लाइक एनीथिंग। अभी भी प्रवीण तेवतिया बिल्कुल फिट कमांडो हैं, ऑलवेज, और हमेशा रहेंगे, ऑलवेज रहेंगे। मैं कभी हार नहीं मानने वाला हूँ। हार वो व्यक्ति मानता है जो मन से हार जाए, और मन से मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं कहूँ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती जब तक मैं ना हार मान लूँ, और मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। तभी मैं आज तक के इतिहास का, देश के आज तक के इतिहास का सबसे टफेस्ट कमांडो आज मैं हूँ। इस लेवल तक आज तक कोई नहीं पहुंचा और ना पहुंचेगा आगे भी, ये भी गारंटी है। अब इतिहास लिख के जाएंगे, लिख चुका है और लिखना बाकी है। ये मुझे नहीं पता ईश्वर क्या चाहता अच्छा है, मुझे नहीं पता मैं आप जीवन में और ज़्यादा क्या करूँगा, क्या मुझे नहीं पता। बट मैंने कहा मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। जो रास्ते मिलेंगे उन रास्तों पे चलूँगा, सही रास्ते, बेहतर रास्ते। अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं दूसरों के लिए रास्ता बना रहा हूँ। आज मेरी रिश्तेदारियों में मैराथन दौड़ रहे हैं। आज डिफेंस के अंदर इंडिया में, पैरामिलिट्री में, डिफेंस में मैराथन शुरू हुई बिकॉज ऑफ वन पर्सन। उस व्यक्ति ने मैराथन दौड़कर दिखाई। गन शॉट होने के बाद, फेफड़ा फटने के बाद, एक फेफड़े से 42.195 किलोमीटर उसने दौड़कर दिखाया। तो सबकी आंखें खुली कि एक डिसेबल पर्सन, एक डिसेबल सोल्जर मैराथन दौड़ सकता है, 10-12 किलोमीटर नहीं, मैराथन। तो बाकी क्यों नहीं दौड़ सकते? तो उन्होंने इनिशिएट लिया, और आज पूरी देखो, आर्मी में देखो, नेवी में देखो, सब जगह मैराथन हो रही है कि नहीं हो रही। देश का पहला सैनिक बना जिसने आयरन मैन का टाइटल अर्न किया, पहला सैनिक हूं मैं आज तक के इतिहास का।
और सबसे ज़्यादा टाइटल मेरे पास है, 4 बार मैंने आयरनमैन कर लिया है जी। और मेरा विचार है कि हर साल करूँगा, हर साल जीतूंगा, हर साल करूँगा जी। मेरे पास विजन है ना कुछ करने का। मैं अगर कर रहा हूँ एक इस स्थिति में, तो मैं आपको भी कह सकता हूँ इफ आई कैन बेटर यू कैन। आप मुझसे बेहतर हैं तो आप करिए, क्या दिक्कत है आपको? आपको कौन रोक रहा है? आप स्वयं रोक रहे हैं, मैं नहीं रोक रहा। बिल्कुल। तो यही मेरा उद्देश्य है कि जीवन में जितना आगे बढ़ सकूं उतना आगे बढ़ूं। बिल्कुल प्रवीण जी, आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और हमारे जो युवा हैं और हमारे देश के लोगों को हैं उनको एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे, उनको हौसला देंगे। ऑलवेज मैंने कहा मैं देश के लिए हमेशा खड़ा हूँ, 24/7 मैं देश के लिए हूँ जी। मेरे पास और कोई, मैं कहूँ ना, मुझे पाने की ऐसी कोई इच्छा नहीं, खोने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, इतना महत्वपूर्ण समय दिया आपने। तो देखिए, ये हौसला और ये कहानी आपको ज़िंदगी में बहुत मदद करने वाली है। पूरी कहानी देखिए और प्रवीण जी ने जो संघर्ष किया, 26/11 की पूरी कहानी बताई, उसके अलावा उनने ज़िंदगी में जो सहा है और उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से उन्होंने अपने आप को उभारा और लगातार इतिहास रचते जा रहे हैं। अगर आप उसको भी अपनी ज़िंदगी में अगर फॉलो करेंगे तो आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, मिलने के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी। हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से देश की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।